आज जो राहुल गांधी ने कहा है, उसका क्या मतलब है? जो हमारा कहना है, जो राहुल जी का कहना है कि भाई ममता जी ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, बड़ी ताकत से चुनाव लड़ा और उनकी मजाक नहीं उड़ानी चाहिए कांग्रेसियों को। झाड़-मुड़ी खाने से अगर कहीं आप चुनाव जीत सकते हैं, नौका विहार करने से अगर आप चुनाव जीत सकते हैं, तो ये तो सारी एक बनावटी चीजें हैं। झाड़-मुड़ी जो खाई वो एसपी जी ने खुद दुकान लगाई। इन्होंने एक पूरे देश को ये दिखाने की कोशिश की कि भाई देखो मोदी जी किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं और एक जनसभाएँ करके वो इस चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। इस बंगाल चुनाव को जीतने के लिए 3 लेयर सिक्योरिटी बनाई। उसमें इन्होंने पहले कड़ी के अंदर जो लिया वो एसआईआर इनका आता है। सेकंड लेयर जो इनका आता है वो इनका आता है धन, बल और प्रशासन का इस्तेमाल करना। और तीसरा जो इनका गुंडा राज। 5 राज्य हमने जीते लगातार। तो लगातार वो पाँचों राज्य जीते तो आपने अपनी वोट चोरी के ही है। राहुल जी ठीक बोल रहे हैं कि चुनाव तो आप वोट चोरी से ही जीत रहे हो। ये हमारे जब से देश आजाद हुआ है, ये आज से पहले इतना भ्रष्ट ईसी कभी ना था, ना कभी भविष्य में होगा। हमारे इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश प्रसाद जी हैं, शायद इनको ये पता नहीं है कि आज आप वर्तमान नहीं, आप भविष्य अपना लिख रहे हैं और ये भविष्य में जब चर्चा होएगी तो आपको आप सबसे करप्ट और गंदे हमारे यहाँ के उसमें आपका नाम लिया जाएगा। आज ज्ञानेश प्रसाद जी क्या कर रहे हैं? सिर्फ वो बीजेपी एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारे भारतवर्ष के अंदर जो ये राज्य क्षेत्रीय स्तर की जो पार्टियां हैं, इनको ये तो जरूर समझ आ गया होगा कि राहुल गांधी कितनी बड़ी ताकत से अकेले लड़ रहे हैं। जो ये मजाक उड़ाया करते थे, शायद आज इन्हें ममता जी को भी और अखिलेश जी को भी पता चल गया होगा। दूसरी राजनीतिक पार्टियां हैं और आज जो बीजेपी है, इन दोनों का संघर्ष हाथी और चींटी का रह गया है। तो आप देखिए कि पूरे जब भारतवर्ष से इन्होंने भर-भर कर जो गाड़ियां जो इन्होंने जिस तरीके से बिहार का जो पैटर्न था, वो सेम पैटर्न इन्होंने बंगाल में अपनाया है। क्योंकि ममता जी भी जो हैं वो थोड़ा एग्रेसिव चुनाव लड़ती हैं और उसी के पैटर्न पे इन्होंने उसको उसकी तर्ज पे उसको डिजाइन किया। राहुल गांधी जी का बड़ा दिल है, बड़ी समझ है, वो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं। लेकिन ये भी सच्चाई है कि जब-जब ममता जी को मौका मिला, राहुल गांधी को छोटा दिखाने का तो उन्होंने कभी मौका चूका नहीं। अगर आज वो चुनाव ये जीत जाती, तो वो जो आज इंडिया गठबंधन कर रही हैं, वो इस इंडिया गठबंधन को टेक ओवर करने की पूरी कोशिश करती। वो राहुल गांधी को बौना दिखाने की कोशिश करती। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। चुनाव होते हैं 5 राज्य में और खास करके जब बंगाल के चुनाव का नतीजे आते हैं और उस नतीजे के बाद जो बंगाल के हालात होते हैं, वो एक गंभीर विषय है। इसमें विपक्षी एकता पर भी सवाल उठने लगा कि अगर विपक्ष एक साथ चुनाव लड़ता तो क्या होता? इस बीच राहुल गांधी के एक और बयान आता है, बड़ा इम्पोर्टेंट बयान होता है, तो वो अपने कांग्रेस साथियों से कहते हैं कि जो लोग ममता का मज़ाक उड़ा रहे हैं, वो गलत है, विपक्ष एक साथ है। फिर आता है एक दिन यानी कि आज के दिन राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बताते हैं देश को कि भाजपा का में जो एमपी हैं, 6 में से 1 एमपी चोरी के वोट से जीता है। इसकी कितनी सच्चाई है, इसकी क्या हकीकत है और राहुल गांधी शुरू से वोट चोरी का मामला उठाते थे, तब ये गोदी मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया इसको कहता था कि ये ऐसे ही बातें कर रहे हैं, जाकर ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते थे और ये प्रूफ करने की कोशिश करते थे कि राहुल गांधी गलत बोल रहे हैं। लेकिन सबने देखा, बिहार में देखा और उसके बाद बंगाल का सबूत सबके सामने। इन सबको समझते हैं कि आज जो राहुल गांधी ने कहा है, उसका क्या मतलब है। इसको समझने के लिए हमारे पास कांग्रेस के नेता सुनील कुमार जी हैं। सुनील जी, बहुत-बहुत शुक्रिया दा स्वतंत्र के साथ जुड़ने के लिए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को किस तरह से समझा जाए, जो राहुल गांधी ने की है? शुक्रिया स्वतंत्र न्यूज़ का मेरे को। मैं जो ये आप ये बात बोल रहे हैं कि राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, राहुल गांधी जी ने तो एक बार स्मृति ईरानी जी के लिए भी बोला था कि आप उनका मजाक मत उड़ाइए। वो एक उनका स्वभाव है, एक उनकी शैली है। लेकिन ये सच्चाई है कि अगर झाड़-मुड़ी खाने से अगर कहीं आप चुनाव जीत सकते हैं, नौका विहार करने से अगर आप चुनाव जीत सकते हैं, तो ये तो सारी एक बनावटी चीज़ें हैं। झाड़-मुड़ी जो खाई वो एसपी जी ने खुद दुकान लगाई। और उसके बाद इस तरीके की ये इन्होंने एक पूरे देश को ये दिखाने की कोशिश की कि भाई देखो मोदी जी किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं और एक जनसभाएँ करके वो इस चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि जो इसकी पूरी की पूरी जो स्टोरी रची गई, इस बंगाल चुनाव को जीतने के लिए, वो एक इसको 3 लेयर जैसे हम बोलते हैं ना 3 लेयर सिक्योरिटी,
तो इसके लिए भी इन्होंने 3 लेयर सिक्योरिटी बनाई। उसमें इन्होंने फर्स्ट पहले कड़ी के अंदर जो लिया वो एसआईआर इनका आता है। एसआईआर के बाद इनकी जो सेकंड लेयर जो इनका आता है वो इनका आता है अ, धन धन बल और प्रशासन का इस्तेमाल करना, और तीसरा जो इनका गुंडा राज। ये तीनों मिलकर ये चुनाव जो है, ये जो जीत रहे हैं, जो ये कल से पूरी जो इन्होंने मोदी जी ने जो भाषण दिया अपना, और उसमें इन्होंने कड़ी वाइज कड़ी बताई कि हमने हरियाणा जीता, हमने ये जीता, हमने वो जीता, 5 राज्य हमने जीते लगातार। तो लगातार वो पाँचों राज्य जीते तो आपने अपने वोट चोरी के ही है। राहुल जी ठीक बोल रहे हैं कि चुनाव तो आप वोट चोरी से ही जीत रहे हो। एसआईआर में अगर आप 90 लाख वोट काटते हो, 90 लाख वोट करके आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि 92% वोटिंग हो सकती है। 92% वोटिंग कभी हो ही नहीं सकती है। और 92% वोटिंग का मतलब सीधा-सीधा है कि जो ये इनका जो हमारा जो इलेक्शन कमीशन है, ईसी है, ये हमारे जब से देश आजाद हुआ है, ये आज से पहले इतना भ्रष्ट ईसी कभी ना था, ना कभी भविष्य में होगा। शायद हमारे ये जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश प्रसाद जी हैं, शायद इनको ये पता नहीं है कि आज आप वर्तमान नहीं, आप भविष्य अपना लिख रहे हैं, और ये भविष्य में जब चर्चा होएगी तो आपको आप सबसे करप्ट और गंदे हमारे यहाँ के जो उसमें आपका नाम लिया जाएगा। जैसे आज हम एक वर्तमान में टीएन शेषन ने काम किया था। टीएन शेषन ने कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस के खिलाफ जाके उन्होंने अपनी कार्रवाइयां की थी। आज उन्होंने वर्तमान में जब काम किया था तो आज भविष्य उनको याद करता है, एक सम्मानित नजरों से उनको देखते हैं। हम खुद कांग्रेसी भी उनको सम्मानित नजरों से देखते हैं क्योंकि उन्होंने काम ठीक किया था। संविधान के दायरे में रह के काम किया था। संविधान जो कह रहा था, संविधान के अनुसार उन्होंने काम किया था। आज ज्ञानेश प्रसाद जी क्या कर रहे हैं? सिर्फ वो बीजेपी एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं। बीजेपी के 5 वो हैं काम करने के तरीके, जिसमें ईडी, सीबीआई है, जिसमें इनका ये इलेक्शन कमीशन है, जिसमें इनका 10,000 करोड़ का जो इनका बैकअप चलता है इनके साथ वो है। इसी तरीके से जो ये छोटी-छोटी पार्टी को जो धन बल के से खरीदते हैं, वो है। आज का ये तो सच्चाई है कि जितना भी हमारे भारतवर्ष के अंदर जो ये राज्य क्षेत्रीय स्तर की जो पार्टियां हैं, इनको ये तो जरूर समझ आ गया होगा कि राहुल गांधी कितनी बड़ी ताकत से अकेले लड़ रहे हैं। जो ये मजाक उड़ाया करते थे, शायद आज इन्हें ममता जी को भी और अखिलेश जी को भी पता चल गया होगा कि इनसे लड़ना एक आज का जो दूसरी राजनीतिक पार्टियां हैं और आज जो बीजेपी है, इन दोनों का संघर्ष हाथी और चींटी का रह गया है। भाई एक तरफ पहाड़ जैसा धन का अपार, वो पूरे का पूरा हिंदुस्तान का सिस्टम, 30-30 कंपनियां, यानी कि जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जब चुनाव होता है तो आप 30 या 40 कंपनियों का आप इस्तेमाल करते हैं, और एक जब बंगाल का चुनाव होता है तो आप 30 कंपनी वहीं लगा देते हैं। यानी कि कश्मीर में भी इतना आपने फोर्स को डिप्लॉय नहीं किया जितना आपने बंगाल में कर दिया। पूरे के पूरे जो वहाँ की लोकल न्यूज़ आ रही है, जो वहाँ के लोकल लोग आ रहे हैं, जो बता रहे हैं कि मोमडन्स एरिया को और जो बंगाल में जो ममता प्रो इलाके थे, उनको इन्होंने बिल्कुल सील पैक कर दिया, इतना डरा दिया वहाँ की वहाँ वो उनके वोटों को इन्होंने बहुत डिस्ट्रॉय किया है। और अपना जहाँ वोट था, जो इन्होंने हरियाणा में से जो हमारे पास खबर आई कि जो लोग कभी जनरल की टिकट नहीं लिया करते थे, उनको राजधानी की टिकट करा-करा के इन्होंने भेजा है। प्लेन से इन्होंने भेजे हैं। तो आप देखिए कि पूरे जब भारतवर्ष से इन्होंने भर-भर कर जो गाड़ियाँ जो इन्होंने जिस तरीके से बिहार का जो पैटर्न था, वो सेम पैटर्न इन्होंने बंगाल में अपनाया है। और फिर ये वहीं बिहार के अंदर ही नारा दे देते हैं कि जो ये गंगोत्री है, ये गंगोत्री है जो गंगा बंगाल तक बहती है और ये वहीं जाके रुकेगी। तो ये तो प्लान तो है, जो ये प्लानिंग है इनकी, वो तो 6 और पिछले 8 महीनों से चल रही थी कि भई किस तरीके से इस चुनाव को करना है। क्योंकि ममता जी भी जो हैं वो थोड़ा एग्रेसिव चुनाव लड़ती हैं, और उसी के पैटर्न पे इन्होंने उसको उसकी तर्ज पे उसको डिजाइन किया। जो हमारा कहना है, जो राहुल जी का कहना है कि भाई ममता जी ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, बड़ी ताकत से चुनाव लड़ा, और उनकी मजाक नहीं उड़ानी चाहिए कांग्रेसियों को। लेकिन एक समय ये भी सच्चाई है कि जो कांग्रेसी वर्कर है वो सारे राहुल गांधी नहीं बन सकते। राहुल गांधी जी का बड़ा दिल है, बड़ी समझ है, वो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं,
लेकिन ये भी सच्चाई है कि जब-जब ममता जी को मौका मिला, राहुल गांधी को छोटा दिखाने का, तो उन्होंने कभी मौका चूका नहीं। ये एक सच्चाई है। वो हमेशा, अगर आज वो चुनाव ये जीत जाती, तो वो जो आज इंडिया गठबंधन कर रही हैं, वो इस इंडिया गठबंधन को टेक ओवर करने की पूरी कोशिश करती। वो राहुल गांधी को बौना दिखाने की कोशिश करती। इसीलिए हम बार-बार बोलते हैं कि राहुल गांधी होना कोई आसान नहीं है। राहुल गांधी हैं। अब ये इसको इस तरह से समझा जाए कि जो रिजल्ट आया है इसकी स्क्रिप्ट पहले से तय थी, बस फिल्म रिलीज हुई है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल एग्ज़ैक्ट सही वर्ड चुनाव किया है आपने, सही शब्दों का चुनाव किया है कि स्क्रिप्ट पूरी तैयार थी, किस तरीके से चुनाव को जीतना है, किस धन बल का किस तरीके से कहाँ इस्तेमाल होना है। आज से पहले आपने देखा कि 100% का पूरा स्टाफ चेंज हुआ हो कभी कहीं पर। चुनाव के पूरे का पूरा स्टाफ चेंज हुआ हो, एक लोकतंत्र की जीती हुई चुनाव महिला मुख्यमंत्री को आपने सुना है कि भाई किसी अफसर ने लात मारी हो, उनसे अपशब्द करे हो। अभी तो उन्होंने रिजाइन भी नहीं है जब आप उनके साथ बदसलूकी कर रहे हैं। तो आप देखिए कि उनका उनका जो उनको कितनी छूट, अफसरों को और पुलिस कर्मियों को कितनी छूट दे रखी है। और कौन से हमारे हिंदुस्तान के अंदर हुए हैं, कोई 20-30 साल पहले शायद हम देखते थे कि भाई चुनाव के बाद कोई झगड़े हो गए। आज क्या हो रहा है? ये तो बीते जमाने की बातें हो गई, और इन्होंने कल बंगाल के अंदर चुनाव जीत के वहां पर उनके बताओ कार्यालय जला दिए। कितनी आगजनी हुई है। अरे अगर इसकी चौथाई पुलिस भी अगर आप मणिपुर पहुंचा देते, 3 साल से जो मणिपुर जल रहा है, तो आज मणिपुर शांत हो जाता। आप ये देखिए कि ये जो बंगाल चुनाव है, ये बंगाल चुनाव तो यानी कि पूरे का पूरा इन्होंने जो है एक तरीके से स्क्रिप्ट रची, और एक जैसे एक पिक्चर बनाते हैं उस तरीके से इसको डिजाइन किया। और अमित शाह जो हैं, अब अपने आप को बैक करके वो अपने जो है उनको उनको जो न इनके भारतीय पार्टी के अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी से नितिन जी, जो उनको श्रेय दे रहे हैं। जबकि काम सारा चाणक्य का है। 19 19 इन्होंने जो करी हैं, बड़ी जनसभाएँ करी हैं, 5 बड़े रोड शो करे हैं, जिसमें इन्होंने झार-मूढ़ी भी खाई है, नौका विहार भी किया है। तो इन सब चीज़ों से चुनाव नहीं जीता जाता। बंगाल में उन्होंने कोई काम कम नहीं कर नहीं रखा था। 1500 रुपए जो बंगाल में उन्होंने महिलाओं को, जो वो 2 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को दे रहे थे, बुजुर्गों को दे रहे थे, तो पौने 3 करोड़ लोग तो वो ही थे। और ब ब इनको जो ममता जी को वोट मिला है, वो 2 करोड़ 70 लाख के करीब-करीब मिला है। तो इनसे तो आज की डेट में जो चुनाव है, जब तक यहाँ चुनाव जो है आप बैलेट पेपर पे नहीं लाएँगे, बीजेपी से चुनाव जीतना बड़ा मुश्किल हो गया है। क्योंकि जी ये जो हमारा चुनाव आयोग है, ये बीजेपी ही बन गया है। चुनाव आयोग का नाम ईसी-वीसी सब हटा देना चाहिए। बीजेपी उसका नाम रख देना चाहिए, बीजेपी पार्टी 2। तो जी हम ये भी समझना चाहेंगे कि शुभेंदु अधिकारी के जो बयान आ रहे हैं, आप एक संवैधानिक पोस्ट पर जाएँगे, आप चुनाव जीते हैं, आप साफ-साफ कह रहे हैं, पहले ये सब चीज़ें दबे में होती थी, बाद में होती थी कि हम मुझे हिंदुओं ने वोट दिया, मैं हिंदुओं के लिए काम करूँगा, मुसलमानों ने आप नहीं दिया, मुसलमानों आप इस चीज़ को देखिए, आप इस चीज़ को समझिए कि ये जो लोग हैं, इनकी मानसिकता किस तरीके की है कि सीधी-सीधी डायरेक्ट कि ये हिंदू मुसलमान शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आप इतना बड़ा चुनाव भारतवर्ष का लड़ रहे हैं। आज मुसलमान जो हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर 20% आबादी का क्षेत्रफल को वो लेते हैं, लेकिन आप उस उनके साथ किस तरीके का व्यवहार करते हैं कि भाई मैं नंदीग्राम हारा था, मैं इसलिए हारा था कि वहाँ पर 65,000 जो थे वहाँ मुसलमान थे। भिवानीपुर में जो है 25,000 मुसलमान थे। वहाँ इसलिए मार्जिन कम है और वहाँ ज़्यादा है। ये तो इनकी सोच है, ये इनकी कैलकुलेशन है। हिंदू मुसलमान इतना ज़्यादा इन्होंने किया है वहाँ पर कि ये वहाँ तो यानी कि अब ये करना क्या चाहते हैं, इस देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं, चिंता हमारी वो है पहले। इस देश को चिंता वो करनी चाहिए, ये चुनाव तो आते-जाते रहेंगे। इस देश को ये कहाँ ले जाना चाहते हैं, पहले उस पे विचार होना चाहिए। हमारा लोकतंत्र भी ज़िंदा रहेगा या नहीं रहेगा, विचार उस पे होना चाहिए। क्या इसको आप रशिया के पैटर्न पे ले जाना चाह रहे हैं? कि जहाँ पर चुनाव होते ही नहीं है। क्या आप इसको चाइना के पैटर्न पे ले जाना चाह रहे हैं? क्योंकि जो मोदी जी की सोच है और जो मोदी जी जिन लोगों से प्रभावित हैं, वो पुतिन से और चाइना के उनके उनसे ये प्रभावित हैं। और ये उसी पैटर्न को हमारे हिंदुस्तान में भी लागू करना चाहते हैं। और बार-बार हम संघर्षशील लोग हम बार-बार इस चीज़ को बोल रहे हैं
कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा है देश की जनता को कि आप आओ सड़कों पे आवाज उठाओ। आप इनसे सवाल करो। एक एक आपके सवाल ही है जो तानाशाह के जो अहंकार को राख बना देगा। हम इस चीज को बार-बार बोलते हैं। तानाशाह किससे डरता है? तानाशाह सिर्फ उनसे डरता है जो आंखों में आंख डालकर सवाल करते हैं और उनके अहंकार को वो राख करते हैं। हम उस चीज को चाहते हैं कि ये जनता हमारी क्यों अभी तक सोई बैठी है? जब सब कुछ लुट जाएगा, जब आप सड़कों पे आओगे। मणिपुर आपके सामने उदाहरण है, वहां क्या हो रहा है, कितने ही हमारे रोज कोई ना कोई इस तरीके की वारदात होती है जिसमें देश को शर्मसार होना पड़ता है। चाइना की अभी रिपोर्ट आई है, वहां हमारी अमेरिका की अभी रिपोर्ट आई है, जहां उन्होंने बिल्कुल क्लियर बोला है कि हिंदुस्तान के अंदर अनडिक्लेयर इमरजेंसी लगी हुई है। आप उसका जवाब नहीं दे सकते। अगर आप में है दम तो आप ये बोलिए ना, आप इंटरनेशनल फोरम पे बोलते क्यों नहीं है? आज हम 167वें पायदान पे आ गए हैं प्रेस की आजादी के अंदर। छोटी चीजों को लेके इस देश के सामने जनता की आवाज रखते हैं। जो आज ये लोकतंत्र हमारा जो जितना भी बचा हुआ है वो आप लोगों के कारण बचा हुआ है। मेन मीडिया, मेन स्ट्रीम तो सिर्फ इनके जयकारे लगा रही है। उनके पास ये सवाल नहीं है पूछने को कि भाई ये हजारों अरबों करोड़ रुपया आपके पास बीजेपी के पास आता कहां से है, और ये कौन सा अंधा कुआं है जहां आपका धन खत्म ही नहीं होता है। हर हर छठे महीने कहीं ना कहीं इलेक्शन होता है और हजारों करोड़ रुपए सवा हो जाते हैं, और फिर अगले इलेक्शन के लिए जो है बीजेपी जो है वो फिर सामने तैयार खड़ी रहती है। इसलिए मैंने आपको शुरू में बोला कि आज का जो चुनाव रह गया है बीजेपी के साथ लड़ना, और जो मुख्य विपक्षी पार्टियां हैं, हाथी और चींटी का हमारा सिर्फ रह गया उनके साथ, और हमारा उससे ज्यादा अब हमारा मुकाबला नहीं रहा। ये तो इस देश का लोकतंत्र जो है ये देश की जनता ही बचा सकती है। उसको सड़कों पे आना पड़ेगा, इनकी रणनीति को समझना पड़ेगा कि भाई ये 2000, 5000, 10,000 के आप लालच में मत आइए। आप ये हिंदू मुसलमान के मत करिए। इस देश का निर्माण हिंदू मुसलमान करके आप नहीं कर सकते। ये इतना कम है कि आप चौथी अर्थव्यवस्था के बाद आप छठी अर्थव्यवस्था पर आ गए हम लोग, और उसके बाद भी अभी तक हम नहीं समझ पा रहे कि हम कहाँ, कौन सी दलदल में, हम कौन सी खाई में। सर, और लोगों को मेरे ख्याल से ये भी समझना चाहिए कि अगर 3,000 रुपए दे रहे हैं, 3,000 कर तो कमर्शियल गैस सिलेंडर कर दिया है। तो राहुल गांधी ने कहा था कि चुनाव के बाद सब कुछ महंगा होगा, तो मेरे ख्याल से आपको लग रहा है कि वो भी सही होगा कि अभी कंट्रोल रखेंगे? तो वो तो पिछले 2 साल से जो बोल रहे हैं वो सच सही आ सर। रही है सामने, कि वो हर 2 महीने बाद, और हमारे महाराष्ट्र के जो शिवसेना के बड़े नेता हैं, उन्होंने ये चीज बोली भी है कि भाई अगर कलकत्ता में ये रिजल्ट ना होते, अगर वो उन्होंने थोड़ी सी भी अहमियत इंडिया गठबंधन को दे दी होती, राहुल जी को दे दी होती, लेकिन उस टाइम तो वो गुमान उनका भी बहुत ऊपर था। ममता जी का भी गुमान उस समय बहुत ऊपर था। राहुल जी को उन्होंने अहमियत दी नहीं, कांग्रेस पार्टी को उन्होंने अहमियत दी नहीं। आप 2 सीटें और 3 सीटें ऑफर कर रहे हैं, तो हम अपना पूरा कैडर खत्म करके हम 2-3 सीटों पे लड़ेंगे। उससे तो बेहतर ये है कि हम अपना पूरा कैडर खड़ा करें, और उसके बावजूद भी देख लीजिए आप 2 सीटें तो हमारी आई गई। तो हम अपना कैडर क्यों खत्म करें? आज जो कांग्रेस की स्थिति है, वो सिर्फ इसीलिए है कि हम इस देश को बचाने के लिए, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, बड़ी पार्टी होने के कारण हमने हर जगह समझौता किए, चाहे पार्टी को हमारे निजी तौर पे नुकसान हुए। लेकिन जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, उन्होंने उसको दबाव की रणनीति बनाया, और उस दबाव की रणनीति का रिजल्ट ये निकला कि धीरे-धीरे कांग्रेस जो है 2-3 राज्यों में बिल्कुल सिमट गई। तो वो हमारे भी जो रणनीतिकार है उनको ये चीज समझ आ रही है, तो इससे तो बेहतर ये है कि भाई आप पूरा चुनाव लड़ें। पहला चुनाव जरूर, आपको भी पता है, बारिश की पहली बूंद जो है धरती पे गिरेगी तो सवा होगी, उसका कोई वजूद नहीं होता। तो वही चीज हमारे साथ है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये चुनाव में हमने अपने आप को खड़ा किया है, 3% वोट हमें मिला है, 2 हमारे एमएलए बने हैं। अगले चुनाव के लिए हम पूरा पूरा खड़ा होंगे। भाई बीजेपी ने भी तो 10 सालों में अपनी सत्ता तैयार कर दी, तो क्या कांग्रेस इतनी गई गुजरी है क्या? जो 125 साल पुरानी पार्टी है, क्या वो अपने खड़ा नहीं हो सकती? केरल में हम आए हैं 10 साल बाद। सुनील तो जी, एक ये इस हाँ, जी, आप इस बात। विचारधारा से लड़ने के लिए अगर पूरे ये क्षेत्रीय पार्टियां अगर एक कमान के अंदर आकर चुनाव लड़ें, ताकत से लड़ें,
और ताकत से कांग्रेस को सम्मानित नजरों से ये देखें, तो अखिलेश जी बच सकते हैं। अखिलेश जी को हमारा मेरी ये पर्सनल तौर पे एडवाइस है। यूपी चलिए दूर नहीं है, नहीं तो नेक्स्ट टारगेट उनका यूपी है। जी, जी, बिल्कुल। एक चीज़ ये भी आप समझा पाएँगे बेहतर से कि जो क्षेत्रीय पार्टियाँ बनी हैं, वो कांग्रेस को हराकर कांग्रेस के वोट बैंक पे सेंध मारकर बनी हैं। लेकिन बीजेपी से डायरेक्ट टक्कर लेने के लिए अभी वो उतनी तैयार नहीं है। बीजेपी से डायरेक्ट टक्कर अगर कोई ले पा रहेगा या ले सकेगा तो वो आगे कांग्रेस ही है। देखिए, क्षेत्रीय पार्टियां जो बनी, वो जो लोकल इश्यूज उनके थे या जो लोकल चेहरे थे, वो उनको खड़ा करके उन्होंने वो क्षेत्रीय पार्टियां बनी। और उस टाइम पर जो हमारे रणनीतिकार थे, जो हमारी पार्टी के रणनीतिकार, उन्होंने उनको लोगों से उसी टाइम समझौता कर लिया। उदाहरण के लिए, जैसे अगर मैं अब हमारा दिल्ली का उदाहरण लूं, तो जिस टाइम पर ये जो हमारे हुए और जो हमारे 8 एमएलए आए और हमने केजरीवाल को उसमें हुँ। समर्थन दे दिया और उनकी सरकार बना दी, तो वो जो हमारी पहली गलती थी, वो हमें 12 साल 15 साल तक भुगतनी पड़ी। उसी तरीके से ये जितनी भी ये जो सरकारें हैं, ममता जी हैं, जो ममता जी भी हमारी कांग्रेस पार्टी से निकली हुई, और कांग्रेस से ही निकली हुई, और सबसे ज्यादा अगर उन्होंने कोसा है तो कांग्रेस को कोसा है ममता जी ने। और जब कल चुनाव आ रही हैं, तो सबसे पहले उनके शब्द में इंडिया गठबंधन आ गया। उससे पहले वो इंडिया गठबंधन को ही नहीं मानती थी। तो ये तो जो समय की इनकी पुकार होती है, ये उस तरीके से काम करते हैं। लेकिन जो कांग्रेस है, वो एक लंबी राजनीति देखती है, इस देश का भविष्य देखती है, और वो वहां समझौता करके अपने आप को नुकसान देके कि भाई ये जो आरएसएस विचारधारा है, मनुवादी विचारधारा है, ये सत्ता से दूर रहे। इनको सत्ता से दूर करते करते हम बिल्कुल अपने जीरो पे आना शुरू हो गए। तो ये वो चीजें हैं, इस आरएसएस विचारधारा को, इस एकदम आक्रामक जो इनका रवैया है चुनाव जीतने का, और कहां से ये इतना कैडर, जो आरएसएस का जो इनका इतना बड़ा कैडर है, ये पूरा का पूरा जो इतने लंबे चुनाव करवाते हैं, एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो महीने का, ये वो इस प्लानिंग का हिस्सा है कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जो इनका आरएसएस कैडर है, उसको शिफ्ट करना होता है, उसको शिफ्ट करके उसको सेटल करना होता है। तो ये वो इनकी एक उनका ये नजरिया है कि भाई उसमें जो 8 दिन 10 दिन का ये समय एक चुनाव से दूसरे चुनाव में लेते हैं। एक-एक महीना देखिए ना आप कि भाई कल 4 तारीख को आपने गिनती कराई है, और इससे पहले सही 1 डेढ़ महीने पहले जो पहला चुनाव हुआ था। तो डेढ़-डेढ़ महीने तो यानी कि चुनाव जो होने के बाद जो है वो मशीनें हमारी वो बंद कमरों में रखी जाती हैं। दो अगर हमारा इतना बड़ा चुनाव आयोग, ये एक समझने की बात है कि जो पूरे हिंदुस्तान में चुनाव कराने की ताकत एक दिन में रखता है, तो क्या वो 2 और 3 राज्यों में एक दिन में चुनाव नहीं करा सकता? ये एक जो एक ये कॉमन सी बात है कि जब हमारे पास इतना बड़ा सिस्टम है, तो 2 और 3 राज्यों में तो जो पूरे हिंदुस्तान में चुनाव कराता है, हमारे 27 राज्य हैं, जहां आप उनको एक दिन में चुनाव कराने की ताकत रखते हैं, तो 2 और 3 राज्यों को तो एक दिन में करा दो। वो कराएंगे ही नहीं कभी, क्योंकि हमारा चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पे काम करता है, बीजेपी के लिए काम करता है, बीजेपी को जितवाने के लिए काम करता है। सुनील जी, बस चलते-चलते एक और आपसे समझना चाहेंगे, अरविंद केजरीवाल का कल का ही बयान है जिसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी का ये रथ पंजाबी रोकेंगे पंजाब में, यहाँ से बीजेपी हारेगी। तो फिर अब आप लोगों क्या मैं करेंगे? मैं मैं उनके वक्तव्य का स्वागत करता हूँ। वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि बीजेपी का जो ये रथ है, ये हम पंजाब में 100% रोकेंगे, लेकिन वो कांग्रेस रोकेगी। वो अब उनका अस्तित्व जो है, केजरीवाल आम आदमी पार्टी का अस्तित्व खत्म हो गया है। आप उन्हें पहले उनको हमारी तरफ से सलाह है कि पहले आप अपनी पार्टी बचाइए। पूरे का पूरा जो है रेला जो है आपका उठता है और वो बीजेपी में चले गया, और मेन आपकी पार्टी के लीडर इसी को बोलते हैं कि एक तरफ जो कांग्रेस है अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को राज्यसभा में भेजती है। एक हरियाणा से हम हमारे दलित समुदाय से एक व्यक्ति उठाते हैं और हम उनको राज्यसभा में भेज देते हैं, और एक तरफ जो केजरीवाल जी थे, जो अपनी राज्यसभा की सीटों की बोली लगाते थे 25 करोड़ और 50 करोड़, और फिर अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को बोलते हैं कि पार्टी चलाने के लिए धन चाहिए होता है। तो ये दोनों की सोच का फर्क है, और वो धन जो धन बल दे के आए हैं, वो भी तो फिर एक लाला की दुकान बन जाती है।
कि जब 25 करोड़ दिए हैं और मेरे को 50 मिल रहे हैं तो वो शिफ्ट हो गए। भाई जो ये इनके जो ये चड्डा जी थे, जिनको आपने जो एक वो काउंसलर नहीं लड़ सकते थे, आपने उन्हें इतना बड़ा नेता बना दिया और उसके बाद वो शिफ्ट हो गए बीजेपी के अंदर, जो कल तक बीजेपी को वो बोलते थे। ये तो एक पूरी 2 साल से प्लानिंग चल रही थी। आप किस बात के राष्ट्रीय नेता है जो आपसे 2 साल से आप उन्हें समझ ही नहीं पाए। तो आपकी पार्टी के अंदर अंदर घुसकर दीमक की तरह आपकी पार्टी को खा गए। तो अब हमें किसी भी तरीके के अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से हमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि आज की डेट में वो ना कोई पार्टी रह गई है और ना कोई उनकी कोई विचार है। कांग्रेस पार्टी एक अपनी विचार, एक आइडियोलॉजी पे काम कर रही है। हम दलित बहुजन समाज को जो शुरू से जो हम लेके चले हैं, इस देश के विकास को लेके चले हैं, उसी के लिए हमने काम करना है, सरकार रहे ना रहे। राहुल गांधी जी के जो शब्द हैं कि 50 चुनाव क्या मैं 500 भी हार जाऊं, लेकिन मैं हिंदू मुसलमान करके धोखाधड़ी करके देश की जनता को झूठ बोलकर हमने कोई चुनाव नहीं जीतना। और इसी व्यक्तित्व के साथ, राहुल गांधी जी के व्यक्तित्व के साथ पूरी की पूरी कांग्रेस खड़ी है। जो उनके शब्द हैं वो हमारे लिए गीता और रामायण। और आखिरी सवाल पर, यहाँ पे जो मेन मीडिया है उसकी भूमिका पर भी बड़ा है कि वो जब एक चीज को बखान करती है तो नैरेटिव सारा सत्ता के साथ जाता है। जैसे वुमेन आरक्षण बिल को ही ले लीजिए, उन्होंने पूरा लगा दिया कि कांग्रेस इसके विरोध में है, ये बताया ही नहीं कि बात संशोधन की हो रही थी, बिल कब का पास हो गया था। तो बिल ऐसे तो तो कई देखिए, स्टेज पर आपको लड़ना है। हमें तो हर फोरम पे लड़ना है, कोई एक फोरम नहीं है। हमारा जो सबसे बड़ा, जो पहले बोला करते थे कि भाई जो मीडिया होता था वो मुख्य विपक्ष का काम करता था। उनके सवाल सत्ता से होते थे और वो विपक्ष के साथ मिलकर एक जुबान काम करता था। आज उल्टा हो गया है। हमें तो मीडिया से भी लड़ना है और हम तो बार-बार बोलते हैं, हम आप लोगों के यूट्यूबर्स के हम धन्यवाद हमेशा करते हैं कि भाई आप लोगों की वजह से विपक्ष की आवाज जनता में जाती है। कम से कम आपके सवाल तो हैं। तो मेन चीज यही है, जो हमारी मुख्य मीडिया है, जो हमारा प्राइम टाइम है और ये जो इतने बड़े-बड़े चैनल हैं, अब उनको आप क्या बोलोगे? वो तो बीजेपी के खरीदे हुए चैनल है, अडानी अंबानी के खरीदे हुए चैनल है। आप उनसे क्या उम्मीद करते हो कि वो उनसे ये सवाल करने की किसी में हिम्मत है कि भाई आपके पास ये 10,000 करोड़ रुपए जो बैंकों में आपने एफडी करा रखी है, ये कहां से आए? है किसी मीडिया चैनल में औकात कि वो उनसे ये सवाल कर ले? तो हमें तो मीडिया से भी लड़ना है। मीडिया हमें कहीं कुछ नहीं दिखाएगा। राहुल गांधी जी कहां पर जा रहे हैं, कहां पर वो अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आज तक आपने देखा है पिछले 2 सालों में कि भाई मुख्य मुख्य चैनलों ने उनको कवर किया हो कभी कहीं? वो हमें उनसे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन हमारी इस देश की जनता, हम सड़कों पे हैं। हमारी जो अगला जो हमारा रणनीतिकार है हमारे पार्टी के, वो सीधा-सा हमें आदेश दे रहे हैं कि आप अपने गलियों और सड़कों में डायरेक्ट जाइए। आप उम्मीद ही मत रखिए इस मीडिया से कि ये आपको कांग्रेस पार्टी को, आपके राहुल गांधी नेता को आपके दिखाएंगे। हम ये उम्मीद ही नहीं कर रहे। हम लड़ेंगे, आप लोगों के माध्यम के साथ लड़ेंगे और हम ये सत्ता परिवर्तन करके आपको 100% दिखाएंगे। 2029 इस देश के लोकतंत्र को हम दोबारा जिंदा करेंगे। चलिए, शुभकामनाएं आपको, और हम इसी तरह से 2029 तक चर्चा करते रहेंगे, कहां तक आप पहुंचे और कहां तक सवाल पहुंच रहे हैं। तो नहीं, नहीं। बहुत बहुत बिल्कुल, शुक्रिया। बिल्कुल, हम आपका शुक्रगुजार हैं कि आप कांग्रेस के लिए नहीं, आप इस देश के लिए सवाल खड़े करें और इस देश को मजबूत कैसे होना है, इस देश की मजबूती के लिए आप सवाल खड़ा करें। पार्टियों से आपका और हमारा कोई मतलब नहीं, इस देश के निर्माण के लिए हम काम करेंगे। जय हिंद। बिल्कुल, इस देश के निर्माण के लिए हम सबको काम करना चाहिए और जो गलत है उसको गलत बोलना गलत। चाहिए। जी। तो अपने दोस्त हैदराबाद नकवी को इजाजत दीजिए, फिर होगी मुलाकात ऐसी किसी चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।